हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। So welcome to the previous year question papers solution series. So today we are going to discuss about the CBSE Physics Board paper year है 2019, and today we are going to discuss the set 2 in which we covered all the subsets of the set 2 like 1, 2, 3, but we are going to discuss those questions in the subsets which are different from that previous subset. ओके, तो गेट सेट रेडी एंड जल्दी से करते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज की स्टार्टिंग। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ 2019 सेट 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, फटाफट से ना बस सॉल्व करना शुरू कर दोगे। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि जब भी हमें एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो हमें जो 15 मिनट का टाइम दिया जाता है उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, अपने पूरे पेपर की एनालिसिस कर लेनी है कि आपके कितने क्वेश्चन उसमें से स्ट्रॉन्ग है, जिनको आप अगर अटेम्प्ट करते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इसके अलावा 2019 में हमारे अब सेक्शंस कितने हो गए थे? 4 सेक्शन, ए बी सी डी। ए में थे आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, बी में है आपके 2 मार्क्स के, सी में है आपके 3 मार्क्स के एंड डी में है आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो चलिए आप रीड करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस क्वेश्चन को देख के मुझे इतना मालूम पड़ चुका है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले जो क्वेश्चंस है ना, हर ईयर में रिपीट हो रहे हैं। मतलब ये नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही बनाना है, बट इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आता है तो आपको ना इस टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का बनाना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में होते हैं हमारे 2 चार्जेस जिनका सेम मैग्नीट्यूड होता है, बट वो उनका जो नेचर है दैट इज अपोजिट। दैट मीन्स कि अगर एक प्लस क्यू है तो एक होगा हमारा माइनस क्यू, ऐसा कुछ होता है। बिल्कुल, इनके बीच में एक डिस्टेंस भी होती है जिसको हम लेते हैं 2a या 2d या 2l व्हाटएवर इट इज, तो ये लेते हैं, बट उसकी तो हमें यहाँ जरूरत है नहीं। हमें क्या करना है, इनका हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहां से तो इस तरीके से बनेगी, ठीक है, एक आपके इस तरीके से बन जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एंड पॉजिटिव की जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अकेले देखें तो वो क्या होती है, अवे होती है ना, अवे होती है। एंड नेगेटिव की टूवर्ड्स होती है, टूवर्ड्स द चार्ज होती है। सबने पढ़ा है ना, अब तो मैंने इतनी बार इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए, अब तो पता चल ही चुका होगा। तो इस तरीके का कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है। अभी क्या होता क्या है, जहां पर पोटेंशियल जो है हमारा सारा सेम रहता है उसी को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई थिंक ये तो सबको मालूम है कि अगर आप लोग अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो तो इतनी तो नॉलेज है कि हाँ भाई, अब इस मुझे पता है कि मैं इसको करने का बोर्ड का ही पेपर देने जाऊंगा ना, फिर आप रिविजन भी कर सकते हो बीच में। ठीक, अब आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल चुका है, यहीं पर इस फिगर को बस ड्रॉ करके इसको फिनिश करना है। 1 मार्क्स में सिर्फ ये फिगर बनाना था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि अ प्रोटॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मल टू द वेलोसिटी। मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मान लेते हैं कि हमारी v जो है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी वो इसके नॉर्मल है, यानी 90 डिग्री है। If the potential difference is doubled, how will the radius of the circular path described by the proton in the magnetic field change? ठीक है, चलो अब जब भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर वेलोसिटी जो है, जो हमारी वेलोसिटी होती है किसी भी चार्ज की, यहाँ पर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की जो है वो परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, यानी वो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ये कैसे मालूम पड़ा था? लॉरेंस फोर्स याद करो, क्यू बी क्रॉस बी, जहां पर हमने फोर्स निकाला था उसकी डायरेक्शन आती है परपेंडिकुलर, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। हेंस वी से दैट
की जो ट्राइजेक्ट्री है वो कैसी बनती है, सर्कुलर पाथ बनती है। ठीक है, अगर हमारा v इधर है तो हमारा फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा। उसी तरीके से यहाँ के लिए मोशन अगर इधर है तो फोर्स आपका इधर लग रहा था, मोशन अगर इधर है तो फोर्स आपका इधर। तो इस तरीके से हमने कहा था कि यहाँ पर जो ट्राइजेक्ट्री है वो क्या रहेगी, आपकी सर्कुलर पाथ रहेगी। इतना हमको मालूम पड़ गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन जब अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में था वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसमें कितनी एनर्जी रहेगी। जब ये एक्सेलरेट होने की सिचुएशन पे जा रहा है तो पहले पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, वो होगी आपकी क्यू वी। जब वो एक्सेलरेट हो गया है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एक्सेलरेट हो चुका है, मोशन में आ चुका है, तब क्या आ जाएगा वहां पर, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये वाली एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बराबर हो जाती है काइनेटिक एनर्जी की, यानी हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये तो था आपका Q चार्ज और ये है आपका V। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दे डोंट बी कंफ्यूज विद दिस V एंड दिस V। ठीक है, तो फॉर द केस ऑफ द प्रोटॉन, इन दिस केस व्हेन प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड, तो क्या होता है, QV is equal to the half mv square, from where we can say that this V जो आपका ये क्या है, आपकी वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, m is the mass of the proton। तो ये कितना आता है यहाँ से, ये वेलोसिटी ये निकल कर आता है 2qv अपॉन m का अंडर रूट। ठीक है, फ्रॉम दिस वन, तो दिस इज योर इक्वेशन 1। ये सिचुएशन हो गई यहां तक की। अब जब वो नॉर्मल था तो उसने ट्रेजेक्ट्री फॉलो की एक सर्कुलर पाथ। फॉर दिस केस हम जानते हैं कि हमारी जो फोर्स होती है एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। ठीक है, एक आपकी जो नॉर्मल फोर्स थी लॉरेंस फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स आपका क्या होता है, किसके बराबर होता है, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द किसके होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, फॉर दिस केस यहां पर तो आता है आपका क्या, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहां पर आता है आपका क्यू वी बी, यही आता है। ठीक है, ये v से ये v हो जाता है कैंसिल, r आपका आ जाता है एम वी अपॉन क्यू वी। मैं चाहती तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगी कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, वेयर m इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, q इज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, दिस इज योर इक्वेशन 2। अब यहां से अगर देखोगे ना तो इस v की वैल्यू तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाली हुई है। इसको अगर हम यहाँ रखते हैं तो आपका जो r का फॉर्मूला है वो कैसे हो जाएगा, m डॉट अंडर रूट 2qv अपॉन m अपॉन qb। हम क्या करते हैं, 1 अपॉन b बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से देखोगे ये m है, ये नीचे अंडर रूट m होगा, ऊपर क्या बचेगा, क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 1 अपॉन बी अंडर रूट 2m b अपॉन क्यू। अब यहाँ पर ये v क्या है, कैपिटल v है कि स्मॉल v है, कैपिटल v है। देखो यहाँ पे कैपिटल v था ना। ठीक है, अब ये क्या आ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में आपको रेडियस का फॉर्मूला मिल गया है। अब यहाँ से अगर देखो तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को देखोगे, r क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अंडर रूट v के है। यहां से देखने से मुझे क्या मालूम पड़ा कि जो मेरी रेडियस है सर्कुलर पाथ की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस की अंडर रूट के बराबर है। अब अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है अगर मेरा डबल्ड होता है तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगी मेरी न्यू रेडियस, तो r डैश हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2, है ना, अंडर रूट 2v मैंने कर दी है, तो r डैश विल बिकम रूट 2 times of the initial radius, है ना। कैसे हो गया, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ √2 रूट वी एंड दिस इज व्हाट, आर के बराबर, तो √2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेडियस। तो इस तरीके का आपका जो न्यू रेडियस है वो √2 टाइम्स आएगी इनिशियल रेडियस के। तो यहाँ से आपने अपना ये आंसर कंक्लूड करोगे और यहीं पर आपको मिलेगा 1 मार्क्स। बट आपको 1 मार्क्स गेन करने के लिए इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे सिंस द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज दिस
and when the proton is accelerated, then the potential energy of the proton is equal to the kinetic energy of the proton, and you will get the जो velocity है चार्ज पार्टिकल की, this will with this. तो R का जो फॉर्मूला है फिर आप डायरेक्टली ये वाला लिखोगे, then you will show that R is directly proportional to the potential under root of the potential difference. ठीक है, इस तरीके से कंक्लूड करके इस आंसर को फिनिश करोगे एंड मूव करोगे नेक्स्ट वन पर. तो चलिए बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें बोला गया है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज 1.2 into 10 to the power 5. At what temperature the magnetic susceptibility will become 1.44 into 10 to the power 5, and this is your temperature T1, and this is, you can say, this one. Now you know the formula for the magnetic susceptibility for the paramagnetic material. अब मैं यहाँ पे paramagnetic material की बात क्यों कर रही हूँ? Because magnesium is a paramagnetic material. ठीक है, तो यहां पर उसका फॉर्मूला होता है C mu0/T, where C is the Curie constant and mu0 is the permeability of the free space and T is the temperature. ठीक है, अब यहां से आपको दिख रहा है कि जो ये मैग्नेटिक स्टेबिलिटी है that is inversely proportional to the temperature, and also you can say that magnetic susceptibility of first and 2 is equal to T2/T1. ये रिलेशन आ जाता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में. तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है फर्स्ट वो आपको दी गई है, एक 300 केल्विन टेम्परेचर पर सेकंड भी दी गई है. आपको निकालना क्या है यहाँ पर, ये सेकंड टेम्परेचर आपको फाइंड करना है. वही तो बोला है, टेम्परेचर बोला है ना, तो वही निकालना है. तो यहाँ से आप बोलोगे T2 is equal to magnetic susceptibility of first multiply T1 magnetic susceptibility of 2. ठीक है, सारी वैल्यूज को मैं रखती हूँ, सारी वैल्यूज रखें, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से एक 0 आया, यहाँ से ये 100 हुआ, ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया 12. ठीक है, ये 12 हो गया, 12 जाओ 144 हो गए, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 50. योर आंसर फॉर द टेम्परेचर इज 250 केल्विन. तो आपका T2 कितना आ गया, 250 केल्विन आ गया. इसका मतलब 250 केल्विन पर इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1.44 into 10 to the power 5. यहाँ पर जो एक मेन थिंग थी कि इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, इफ यू नो दिस फॉर्मूला देन दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 सिंपल. ओनली द थिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या रिलेशन आता है एंड द कैलकुलेशन पार्ट. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के और पार्ट में जो क्वेश्चन आया था ना उसकी, जिसमें बोला गया है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी of a given material is negative 0.5. Identify the magnetic material. This question is also carry a 1 mark. ठीक है, अब देखो हम क्या जानते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि हमने 2019 के सेट 1 में भी शायद ये पढ़ा था. दैट है इसकी जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, एक होता है डायमैग्नेटिक और एक होता है फेरोमैग्नेटिक. मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है PM, DM, FM, कुछ नहीं है. ये है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. इसका जो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है दैट इज पॉजिटिव एंड स्मॉल, और इसकी जो होती है वो होती है नेगेटिव एंड स्मॉल, एंड इसकी जो होती है वो होती है पॉजिटिव एंड लार्ज. अब मुझे ये बताओ इसको देखकर कि ये किस में फिट कर रहा है तो ये छोटा, बहुत छोटा है ना, बट ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये किस में फिट करेगा, हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल में फिट करेगा. तो हम यहाँ से कह देंगे कि ये वाला जो मटेरियल है ये आपका है डायमैग्नेटिक मटेरियल, सिंस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is negative and small. क्लियर. तो चलो यहाँ पर ये आंसर क्लोज हो गया. मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ऐसे सॉल्व हो गया बिल्कुल आसानी से, है ना. सिर्फ क्या पता होना चाहिए, ये वाली
चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो ये क्वेश्चन भी जो है ना होगा नहीं सॉल्व, ठीक है। और सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें बोला गया है कि आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर डायोड हुज वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज शोन। तो यहाँ पर आपको गिवन है इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इसमें आपको दिख रहा है कि इस तरफ इसका वोल्ट है, मतलब वी है, और यहाँ पर इसमें मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर की ये रीडिंग्स आपको दे रहा है रिवर्स बाइस में। तो ये कौन देता है, कौन सा डायोड रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है, जो माइक्रो एम्पियर की रीडिंग देता है। और क्या देखने को देख सकता है कि ये जो I4 है ये वाला, दैट इज ग्रेटर देन I3, ये I3 जो है ग्रेटर देन I2, I1 ये भी कहां पर है, ये इंटेंसिटी आप कह सकते हो कि कहां पर ग्रेटर है, ठीक है। और क्या दिख रहा है कि कुछ टाइम के बाद जब इसमें आप अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो ये फोटो करंट है ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो रहा है अप्लाइड वोल्टेज के। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये किस डायोड में मैच करती है, जो कि रिवर्स बाइस में ऑपरेट हो। तो आपको रिकॉल होना चाहिए हमारा फोटो डायोड, जिसको हम ऑपरेट करते हैं रिवर्स बाइस में, और जिसमें भी आपका आफ्टर सम टाइम फोटो करंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज एंड द रीडिंग्स कैलकुलेशन इज डन ऑन द माइक्रो एम्पियर। और यहाँ पर जब आपका रिवर्स बाइस में होता है तो वहां पर तब भी स्टिल जब भी कोई करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते थे डार्क करंट। तो ये वाला जो पीरियड था इसको हम डार्क करंट बोल रहे थे, वहां पर कुछ याद आ रहा हो। लेकिन वो डार्क करंट का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बट आपको सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था। आप अगर आइडेंटिफाई कर लोगे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपके 1 मार्क्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि है 1 मार्क का, और आई थिंक यहीं पर आपका जो सेक्शन ए है वो फिनिश हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला गया है कि हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस। अगर हम चार्जेस को एक्सेलरेट करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि व्हेन द चार्जेस आर एक्सेलरेटेड तो ये क्या करते हैं, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड करते हैं, ठीक है। अब जब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है तो इनके कारण प्रोड्यूस होता है आपका ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये दोनों अगर आ गए हैं तो हमारी कौन सी वेव प्रोड्यूस्ड हो जाएंगी, EM वेव्स प्रोड्यूस्ड हो जाएंगी। अगर यहाँ पर ये चार्ज जो है वो एक्सीलरेट नहीं हो रहा होता तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस्ड नहीं करता, क्योंकि एक्सीलरेट चार्ज होने के कारण ही आपकी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुई, जिसने प्रोड्यूस्ड की आपकी EM वेव्स। तो यहीं पर हो गया ये आंसर फिनिश। यहाँ पर आपका 1 नंबर का था तो आप इसलिए ये लिख दोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें बोला गया है कि अ कैपेसिटर मेड ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए एंड सेपरेशन डी इज चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स। तो हम सबसे पहले कैपेसिटर बनाते हैं। इस कैपेसिटर में जो एरिया है वो ए है, जो डिस्टेंस है वो है डी आपकी, एंड इसको कनेक्ट करा एक डीसी सोर्स से, दैट मीन्स एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है हमने। फिर बोला है कि शो दैट ड्यूरिंग द चार्जिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट इनसाइड द कैपेसिटर, मतलब जो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है जिसको हम आईडी बोलते हैं, इज सेम एज द करंट चार्जिंग द कैपेसिटर। ओके, तो जब भी हम किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं डीसी सोर्स से, एंड ये जो कैपेसिटर है ये एक्चुअली में क्या होती है, कंडक्शन प्लेट्स होती है जिनमें होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके बारे में हमने क्वेश्चन डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर इस नेगेटिव साइड पर अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पर एक कंडक्शन करंट आता है, तो इस तरफ होता है आपका कंडक्शन करंट। वो क्यों होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के कारण। तो ये जो कंडक्शन करंट है ये होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। अब ये जो करंट है IC, ये जो करंट है IC, इस IC को ही आपको ID के बराबर आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट आपका अकर होता है क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि एक तरफ आ जाता है पॉजिटिव, एक तरफ हो जाता है नेगेटिव, अंदर हो जाती है आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण भी एक जो करंट डिस्प्लेसमेंट करंट अकर होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट होता है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt,
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फाई है ये क्या होता है, फ्लक्स होता है। अब गॉस लॉ को याद कर लो जल्दी से। गॉस लॉ ने क्या बोला था कि जो फ्लक्स है फॉर द क्लोज्ड सरफेस दैट इज इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, तो एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी टी, वेयर दिस इज अ कांस्टेंट जी आपका बाहर आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी, ये हो गए आपके कैंसिल, ये आपका बचा डी क्यू अपॉन डी टी। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द आई डी। अब देखो ये अगर मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इन दोनों का फॉर्मूला आपका क्या है, सेम आ रहा है। हेंस IC इज इक्वल टू ID, हमने प्रूफ कर दिया। आप लिख दोगे hence during charging the displacement current inside the capacitor is the same as the current charging the capacitor। क्लियर। यहीं पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जहां से आपकी स्टार्टिंग हुई सेक्शन बी ही, जहां पर आपके आए 2 मार्क्स के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हो जाता है क्लियर एंड आप जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन और हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अ फोटोन एंड अ प्रोटॉन। फोटोन है, एक प्रोटॉन है, दैट हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 2m लैम्डा c अपॉन h टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो एनर्जी है फोटोन की दैट इज 2m लैम्डा c अपॉन h टाइम्स ऑफ e काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब ये देखो, प्रूफ करना अगर लिख लिया ना तो हमको ये पता है कि हमें एक्चुअली में ना इस फॉर्मेट में अपना आंसर चाहिए। अब हम जानते क्या है कि जो हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट इज इक्वल टू द hc upon lambda, where c is the speed of light, h is the Planck's constant and lambda is the de Broglie wavelength. Okay, also we know that the de Broglie equation के through that h upon p is equal to h upon mv, ये भी आप जानते हो। और आप क्या जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, जिसको मैं डिनोट कर रही हूं ई के से, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे यहां से अगर मैं mv की वैल्यू निकालूं फ्रॉम दिस इक्वेशन, आई कैन से दैट mv इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। अब अगर मैं यहाँ पर इस mv को अगर मैं इस फॉर्मेट में करूं तो यहाँ पर अगर मैं m का मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इतना हो जाएगा हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। यहाँ से मैं ये हो जाएगा mv का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर m। ये आया रिलेशन किसका, ई के का आया है h अपॉन लैम्डा वाले फॉर्मेट में। यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को देखती हूं, यहां से मैं बोल सकती हूं कि h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज कह सकती हूँ इसको इक्वेशन 1। ठीक है, यहां पर अगर मैं इसको इसके फॉर्मेट में करूं तो क्या लिख सकती हूँ, h अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई h अपॉन लैम्डा m। क्या मैं यहां से इसकी वैल्यू ये रख सकती हूं, रख सकती हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगी हाफ EP अपॉन C H अपॉन लैम्डा m। क्या है ये, किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और क्या बोल सकती हूँ यहां से, दैट टू इस पूरी टर्म को, ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको मैं यहां ले जा रही हूं, तो ये आएगी आपकी 2m लैम्डा c e के अपॉन h, ये किसके बराबर आ रहा है आपका, EP के बराबर आ रहा है। देख लो, इस पूरी टर्म को मैं यहां ले गई, अपॉन में आ गया h, किसके बराबर हो गया, EP के। तो क्या यही मेरा आंसर है, यही मुझे प्रूव करना था? तो आप कहोगे यस। देखो ये इसको मैं और अच्छे से, क्या मैंने ये प्रूफ कर लिया दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2m लैम्डा c अपॉन h टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। तो यहां पर आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, और आपको आंसर मिल गया, सॉल्व हो गया। आपको जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था 2 मार्क्स का, उतने पूरे नंबर मिल जाएंगे। बट आपको वहां पर ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो EP है ये आपने क्या लिया है, एनर्जी ऑफ फोटोन लिया है, H क्या है, C क्या है, E के क्या है, M क्या है, V क्या है, ये सारी चीजें आप वहां पर मेंशन जरूर करोगे।
ठीक है, गिवन पोर्शन से लिखोगे, क्या चाहिए वो लिखोगे, देन आप लिखोगे क्या क्या चीजें आप अज्यूम करें, लेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज ई के। ये सारी सब चीजें लिखने के बाद इतने सारे स्टेप्स करोगे, फिर लिखोगे हेंस प्रूव्ड और नेक्स्ट मूव करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के और पोर्शन में जो क्वेश्चन आया था उसकी बात करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि एक हाइड्रोजन आइटम है जिसकी ग्राउंड स्टेट से इज एक्साइटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो वो ग्राउंड स्टेट में मतलब n इक्वल टू 1 पर जब था तो वहां पर जो एनर्जी रहती है हाइड्रोजन आइटम की ग्राउंड स्टेट पर दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से उसको एक्साइटेड किया गया इलेक्ट्रॉन बीम के कारण, जिसमें उसको मिली एनर्जी कितनी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है एमिटेड बाय द आइटम फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो आपके पास क्या आप जानते हो, वी नो दैट एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन आइटम इन ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं उसको E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ सप्लाइड एनर्जी कितनी है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा जो एनर्जी दी गई है वो कितनी है, तो आप उसको बोलोगे 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी अगर यहां से निकालनी है हमको तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी -13.6 प्लस 12.5, दोनों को हमने ऐड करा, ये नेगेटिव में इसलिए नेगेटिव में लिया, ये आएगी -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको हम बोल देते हैं EN। दिस इज योर टोटल एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ द nth लेवल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्या टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, फिर एनर्जी ऑफ द nth लेवल का फॉर्मूला क्या होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला अब क्या होगा, हम रखेंगे इस फॉर्मूले को, तो ये यहाँ पर होगा -1.1 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड बाय द आइटम फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो यहां से ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया, यहां पर हो गया n स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 1.1, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया आपका, यहां से n की वैल्यू आ गई, तो आप लिखोगे hence the number of lines, maximum number of lines emitted by the atom from its excited state is। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था। आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कि इसमें ना आपको जो हाइड्रोजन आइटम के लेवल्स की जो एनर्जी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो -13.6 थी ग्राउंड स्टेट पर, तो सप्लाइड एनर्जी हमको मालूम थी, दोनों एनर्जी को हमने ऐड किया, हमको मिली टोटल एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ द nth लेवल। हमने इतनी एनर्जी है, फॉर्मूला हमारे पास है जहां से हमने नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड निकाल लिया। कंप्लीट द क्वेश्चन, नाउ मूव टू द डिफरेंट वन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम, ध्यान देना इस लेबलिंग का, to show the image formation of by a compound microscope and write the expression for its resolving power। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे प्रीवियस पेपर्स में, तो हमने वहां पे देखा था एक क्वेश्चन आता था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड जिसमें आपको उसको बनाने के लिए आया, तो लेकिन ये पहली बार आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। टेलीस्कोप में क्या हो रहा था कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस था दैट इज ग्रेटर देन द आईपीस, साइज में काफी बड़ा था। यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है दैट इज स्मॉलर देन द आईपीस लेंस। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंशिएशन यहाँ पर इजीली विजिबल भी हो रहा है। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर बात करें, भी अब आईपीस पे ध्यान नहीं दे रहा, ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर बात करें, क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स लेंस, इसका काम क्या है, कन्वर्ज करना जो भी रेज आएंगी, है ना। तो हमने मान लिया कि इसका ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, कितनी डिस्टेंस पे रखा है, यूओ डिस्टेंस पे रखा है। अब यहाँ से जो बहुत सारी रेज आई इस ऑब्जेक्ट से, तो एक रे आई जो कि पास हुई कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे एज इट इज चली जाती है, तो वो चली गई एज इट इज। दूसरी रे जो गई यहाँ पर, यहाँ से वो कहाँ पर कन्वर्ज हुई, कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, तो इसका हमने नाम दे दिया F4। किसका फोकस हो गया, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस।
ठीक है, तो ये यहाँ से जहां पर हमारी ये दोनों रेस जहां पर मिली, ये जगह पर मिली, जहां पर आपकी क्या फॉर्म हो गई है, इमेज फॉर्म हो गई है। वो क्या फॉर्म हुई है, इन्वर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो गई, जिसका नाम दे दिया ए डैश एंड बी डैश। तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज तक की डिस्टेंस हमने ले ली है VO, दैट इज द इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब ये जो आपकी इमेज फॉर्म्ड हुई, अब ये आई पीस के लिए जब आप यहाँ से देख रहे हो, इसके लिए कैसा काम करेगी, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने ले लिया UE, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस। ठीक है, अब आपकी आईज की रेज आ रही है, किसको देखने के लिए आ रही है, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आ रही है ना। मेरा काम है इस ऑब्जेक्ट को देखना। ठीक है, तो मेरी यहाँ से देख रही हूं, तो यहाँ से ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका काम भी क्या होगा, कन्वर्ज करना, है ना। तो यहाँ से जो रेज आई वो कन्वर्ज होके कहाँ मिली, बहुत दूर जाके कहीं मिली, और उन्होंने फॉर्म किया A डबल डैश B डबल डैश इसकी इमेज। ठीक है, और ये क्या बनी, एक मैग्नीफाइड इमेज मिली, बड़ी साइज की इमेज हमको मिली। तो ठीक है, यहां से ये हो गया। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, VE क्या है, इमेज डिस्टेंस फॉर द आई पीस। ठीक है, चलो ये तक भी बात हो गई क्लियर। एंड हमने इस जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट था वहां से आई पीस तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने ले लिया है कैपिटल D। यहीं पर आपकी जो लेबलिंग है वो फिनिश हो जाएगी। अब चाहो तो ये भी कर सकते हो कि आपने FO दे दिया है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हो, डिनोट कर सकते हो, एंड ये यहाँ पर इसको FE दे दिया है। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बात। अब अगर बात करें, सिर्फ हमने लेबलिंग कर दी, फॉर्मेशन बता दी है, सब कुछ हो गया। अब हमें क्या लिखना है, रिजॉल्विंग पावर का एक्सप्रेशन लिखना है। तो रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन क्या थी कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है कि अगर हम दो डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो वो एबिलिटी जो हमें वो दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाए हम उस क्लियर, तो क्या बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर को हम। अब हमारे लिए क्या बचा है, इसका रिजॉल्विंग पावर का एक्सप्रेशन लिखना। सो व्हाट इज एक्चुअली रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर इट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द images of the neighboring objects of the two neighboring objects, as you can say that, कि आप ना दो ऑब्जेक्ट्स को जो पास पास में रखे हैं उनकी इमेजेस को सेपरेट कर पाओ, वो जो एबिलिटी है दैट इज अ रिजॉल्विंग पावर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n sin theta upon lambda। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिजॉल्विंग पावर, वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड व्हाट इज n sin थीटा, n sin थीटा इज द न्यूमेरिकल एपरेचर। अगर आपको बहुत अच्छा रिजोल्यूशन चाहिए तो ये जो न्यूमेरिकल एपरेचर है ये आपका हाई होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, बात हो गई क्लियर। तो हमने यहाँ पर लेबल डायग्राम भी देख लिया, रिजॉल्विंग पावर का एक्सप्रेशन भी लिख लिया, तो यहीं पर आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। नाउ मूव टू द डिफरेंट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि कैरी करता है 2 मार्क्स। इसमें बोला गया है कि अंडर विच कंडीशंस कैन अ रेनबो बी ऑब्जर्व्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ सबसे पहले आप कि रेनबो अगर आपको देखना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो यही है, बेसिक कंडीशन है कि भैया रेन तो होनी ही चाहिए, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए कि सन जो है वो शाइनिंग होना चाहिए, शाइनिंग हो स्काई में, एंड रेन दूसरी साइड पर रेन हो रही हो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये आपकी होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं सन की तरफ ही देख रही हूं तो क्या मुझे रेनबो दिखेगा, नहीं। इसका मतलब जो मेरा बैक है वो हमेशा ही सन की डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे के कारण मैं रेनबो देख पाऊं, है ना। तो मैं इन कंडीशन को लिख देती हूँ कि पूछा गया है ना कि अंडर विच कंडीशन कैन अ रेनबो बी ऑब्जर्व्ड। तो फर्स्ट कंडीशन इज sun is shining in the sky while it is raining in the opposite part of the sky। ठीक है, तो हमने पहली कंडीशन देख ली। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, द पर्सन कैन see a rainbow when its back is towards
द सन, सन की तरफ उसका बैक होना चाहिए। देन द पर्सन इज एबल टू सी अ रेनबो। तो ये दो कंडीशन जब होंगी तब आप रेनबो को ऑब्जर्व कर पाओगे। क्लियर? ठीक है, अब बात करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी रेनबो। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि हमने अभी इतना क्वेश्चन तो देख लिया कि भैया रेनबो के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अब बात करेंगे इसके सेकेंडरी पार्ट की, जिसमें बोला गया है कि आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। अब अगर हम एक नॉर्मली वे में देखें तो जब हमने रेनबो देखा है तो कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जब रेनबो आता है उसमें हमने एक तरफ रेनबो देखा है जो कि हमें बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखता है, जिसमें इंटेंसिटी काफी हाई होती है कलर्स की, और उसके पीछे एक और हमें लाइट मतलब लाइट सा एक रेनबो दिखता है जिसमें इंटेंसिटी भी कम होती है। तो जो लाइट वाला रेनबो होता है वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी रेनबो, एंड जो हमारा आपका डार्क वाला रेनबो होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी रेनबो। अब एक्चुअली में हो क्या रहा होता है कि प्राइमरी रेनबो में कंडीशंस होती है कुछ इस तरीके की। हम मान लेते हैं ये हमारी एक रेन ड्रॉप है, यहां से सन की रे आई। सन की रे आना तो बहुत ही जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, सन की रेज जब आई इस रेन ड्रॉप पे गई। अब ऑब्वियसली नेचर के अंदर जो सनलाइट है वो हमारा रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयर टू डेंसर गई जैसे ही, तो वहां पर रिफ्रैक्शन भी होगा और डिस्पर्जन भी होगा। तो ये डिस्पर्स्ड हुई। अब ये जो लाइट आई, यहाँ पे मैंने ये वॉयलेट कलर की ही बनाई है लाइट, जो सनलाइट है उसको आप ब्लैक कलर से भी ड्रॉ करके फिर वो डिस्पर्स हुई है दो कलर्स में। एक आपका कौन सा होगा, एक आपका होगा जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ है, एक उसकी शॉर्टर वेवलेंथ है फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द विबग्योर। तो ये जो रेड लाइट आई एक वॉयलेट लाइट आई। ठीक है, अब यहां पर जब ये यहां पर टकराया इस रेन ड्रॉप से दोनों ही रेस, तो वहां पर क्योंकि उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो यहां पर क्या हुआ, TIR हुआ। TIR क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है। क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहां से जो रेड है वो यहां पर आया, वॉयलेट यहां से गया, और ये फिर डेंसर टू रेयर मीडियम गया। तो अब यहां पर हुआ आपका रिफ्रैक्शन, तो यहां से ये दोनों रिफ्रैक्ट हो गई। तो अब जो वॉयलेट लाइट है वो आपका एंगल बनाती है सनलाइट से 40 डिग्री का अप्रोक्सीमेटली, एंड सनलाइट से रेड वाला बनाती है एंगल 42 डिग्री। तो इसीलिए जो हमारा प्राइमरी रेनबो जो हमको दिखता है, मैंने आपको एक डिफरेंस तो बताया कि वो इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है, मतलब ब्राइटर होता है। उसमें एक डिफरेंस और होता है सेकेंडरी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें रेड लाइट ऊपर की तरफ हमको दिखता है, वॉयलेट नहीं दिखता है, रेड दिखता है। तो यहां पर कितनी बार हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सिर्फ एक बार होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ओनली वन टाइम टोटल इंटरनल reflection takes place। ठीक है, वहीं अगर हम सेकेंडरी रेनबो की बात करें जो प्राइमरी रेनबो के पीछे की तरफ बनता है, जो कि थोड़ा लाइटर होता है, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें अगर सन की लाइट जब रेन ड्रॉप, ये क्या है आपका रेन ड्रॉप है, इससे जब टकराती हैं तो वही रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्जन हुआ। डिस्पर्जन होकर ये इस वाली यहाँ पर गया, रेड लाइट और वॉयलेट लाइट यहाँ गई, रेड लाइट यहाँ गई। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब ये एंगल ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर वॉयलेट एंड रेड दोनों ही कहाँ गए, यहां तक पहुंचे। जब वो यहां तक पहुंचे तो फिर से यहां पर क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो फिर से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर यहां पर पहुंचे। जब इस वाले पॉइंट पर पहुंचे तब जाके वो डेंसर टू रेयर ट्रेवल करना था, तब जाके वहां पर क्या हुआ, आपका रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहां पर दो बार आपका TIR हो रहा है। इसीलिए ये सेकेंडरी रेनबो एंड प्राइमरी रेनबो का मेन डिफरेंस यही है कि इसमें सिर्फ वन टाइम है, इसमें आपका 2 टाइम है TIR। ठीक है, TIR नहीं लिखना है, आपको लिखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर यहां तक। एंड यहां पर जो वॉयलेट एंगल बनाती है 53 का, रेड बनाती है 50 डिग्री। इसीलिए सेकेंडरी रेनबो में हमें रेड लाइट नहीं दिखती है उभरती हुई, हमें दिखती क्या है, वॉयलेट लाइट दिखती है।
तो फर्स्ट डिफरेंस तो क्लियर हो गया। सेकंड डिफरेंस तो मैं खुद ही बता रही हूँ इतनी देर से कि जो प्राइमरी रेनबो है इसकी जो इंटेंसिटी होती है ये बहुत ही ज्यादा होती है, इंटेंसिटी हाई, या फिर आप कह सकते हो ब्राइटर रेनबो है ये। ठीक है, यहां पर क्या होती है, इंटेंसिटी लो होती है। ठीक है, और ये लाइटर रेनबो होता है। हो गई, मतलब ये हमने पूरा 11 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। हमने रेनबो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है वो भी देखा, डिफरेंस भी देख लिया। तो यहीं पर आपके 2 मार्क्स लॉक होते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट है स्काई अपीयर्स ब्लू एंड बी में पूछा है कि द सन अपीयर्स रेडिश एट सनसेट एंड सनराइज। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आई थिंक आपने 10th क्लास में भी पढ़े थे, है ना, सबको याद है। चलो अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि ये हमने देखा हुआ है कई बार, स्काई अपीयर्स ब्लू, ये दोनों ही कंडीशंस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या जानते हैं कि जो हमारी व्हाइट लाइट है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं कलर्स के वो होते हैं विबग्योर, वॉयलेट से रेड तक। और यहाँ पर जो वेवलेंथ है हमारी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी जो रेड कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ है वो मोर होती है। ठीक है, एंड जो हमारा वॉयलेट कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारी लेस होती है। ठीक है, यहां तक बात हो गई क्लियर। ओके, अब यहां पर जब साइंटिस्ट लोग देख रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने एक डिराइव किया था, लॉर्ड रेले ने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम बोलते हैं रेले फॉर्मूला, दैट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/λ4। पढ़ा था, चलो ठीक है। एंड इसके अकॉर्डिंग, जो रेले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जिसका वेवलेंथ से ज्यादा है उसकी जो स्कैटरिंग है वो क्या होगी, लेस और मोर, लेस। वहीं पर वॉयलेट लाइट जिसका वेवलेंथ लोएस्ट है उसकी जो स्कैटरिंग है वो क्या होगी, मोर होगी। ठीक, इतनी बात हो गई क्लियर, क्योंकि इंटेंसिटी जो है 1/λ4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से ये एक हमने कंसेप्ट ड्राइव कर लिया। अब होता क्या है कि जब हमारी अर्थ है, हम मान लेते हैं ये क्या है, हमारी अर्थ है, और ये रही हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स हैं। चलो अब इन लेयर्स पर जब हमारी यहां से मान लेते हैं हमारी एक आ रही है रेड लाइट और एक आ रही है हमारी वॉयलेट लाइट। अब एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स भी होंगे, है ना। जब फाइन पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और हम ये जानते हैं कि जो रेड लाइट है उसकी जो वेवलेंथ से ज्यादा है और इसमें स्कैटरिंग नहीं होगी, तो जब स्कैटरिंग नहीं होगी तो ये क्या करेगा, जितने भी फाइन पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनसे इजीली क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, इजीली पास हो जाएगा। वहीं पर जो हमारा वॉयलेट लाइट है वो क्या होगा, जितने भी फाइन पार्टिकल्स है उनसे स्कैटर्ड होकर टकरा कर कहां पर पहुंचेगा, अर्थ पर पहुंचेगा। मान लेते ये ऐसे आया होगा, फिर टकरा के डेविएट हो गया होगा, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से ये फाइनली यहां पर अर्थ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज्यादा है ना। तो ये स्कैटर्ड होते होते ये हमारी अर्थ पर आया, इसीलिए जो हमारा स्काई है हमको ब्लू दिखता है, रेड नहीं दिखता है। बात हुई क्लियर। कंसेप्ट कहां पर मेन है, कंसेप्ट है कि जो हमारा व्हाइट लाइट है जिसके अंदर है विबग्योर। विबग्योर में क्या है कि हम जानते हैं कि जो हमारी वॉयलेट लाइट है उसकी जो वेवलेंथ से कम होती है और रेड से ज्यादा होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द रेले, जो लॉर्ड रेले का जो फॉर्मूला आया था जिसने कहा था इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/λ4, दैट मीन्स कि स्कैटरिंग जो है सबसे ज्यादा उसी में होगी जिसमें सबसे कम वेवलेंथ होगी। दैट सर कहां पर होगी स्कैटरिंग, वॉयलेट कलर की होगी, ना कि रेड कलर की। अब रेड कलर जब स्कैटर्ड ही नहीं हो पा रहा, स्कैटरिंग में होगा क्या कि जो भी रे आ रही है वो फाइन पार्टिकल्स से स्कैटर्ड होते होते आए,
अब ये तो स्कैटरिंग करेगा नहीं, जब ये स्कैटरिंग नहीं करेगा तो ये आराम से जिसको जो भी रास्ते में मिले उससे कोई मतलब नहीं है, वो आराम से निकल जाएगा। वहीं पर वॉयलेट लाइट सबसे मतलब है, तो सारे पार्टिकल से टकरा टकरा के बातचीत करते करते अपनी अर्थ तक आया और वो हमारी आंखों तक आया, इसीलिए जो हमारी स्काई है वो हमको ब्लू दिखती है। हो गई बात क्लियर? तो आई थिंक ए वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बी पार्ट की। तो चलिए अब बी पार्ट को समझने के लिए हमने बना रखा है एक फिगर, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सन हमको जब हमारा सनराइज होता है या फिर जब हमारा सनसेट होता है तो हमें जो सन है वो एकदम से अपना कलर क्यों रेड दिखाता है? नॉर्मल तो आपको रेड दिखता नहीं है, उसी टाइम पर क्यों रेड दिखता है? तो दैट इज योर क्वेश्चन। तो उस टाइम पर एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम मान लें कि ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, अब ऑब्जर्व की जो नॉर्मल कंडीशन होती है, जो डे टाइम में जो कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, जो सन है उसके वो नियरली ओवरहेड होता है। अगर मैं अगर जाके बाहर सन को देखती हूँ तो मुझे सन ओवरहेड दिखेगा। वहीं पर अगर मैं सन को सुबह के 5-6 बजे देखने जाती हूँ तो सन मुझे कहाँ दिखेगा? नियर द हॉरिजन दिखेगा। ठीक है, तो वो कंडीशन, वो सिनेरियो होता है ये वाला। ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर सन जो है वो नियर हॉरिजन है, यहीं से तो वो राइज होगा, यहीं से सनसेट होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके। अब जब हॉरिजन पर होता है उस टाइम पर क्या होती है कि जो सन की लाइट है, जो सन की रेज है, उनको ना बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ और यहाँ से उनको कम ट्रेवल करना होता है। अगर हम एक नॉर्मल एक एग्जांपल लेके देखें तो मान लेते हैं इतनी डिस्टेंस है, यहाँ पर इतनी है, तो ये जो डिस्टेंस है ऑफ द एटमॉस्फेयर थ्रू विच सनलाइट ट्रेवल इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ से सन को जब हॉरिजन से अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ से सन की रेस को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है एज कंपेयर टू द सन जब वो ओवरहेड कंडीशन में होता है। जब ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है उस टाइम पर क्या होता है कि जितनी भी हमारी शॉर्टर या फिर लेसर वेवलेंथ है वो क्या थक जाती है। अब जैसे मुझे बहुत दूर तक ट्रेवल करना है, मेरी एनर्जी तो है मतलब अच्छी खासी, लेकिन मेरे को मान लो कि मुझे ये बोल दिया जाए कि आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर, ठीक है, मुझे चलकर आना है, तो क्या मेरे लिए ये पॉसिबल? मैं बीच में थक के हार मान जाऊंगी, है ना। वहीं पर अगर कोई एक कॉमन पॉइंट हो जहां से मुझे ट्रेवल करके आना हो तो मैं उस जगह से ट्रेवल करना बहुत ही इजीली समझूंगी, है ना। सही बात है ना। चलो ठीक है, अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, अगर INA से दिल्ली में जो INA है वहां से आपको सरोजनी नगर तक ट्रेवल करने को बोला जाए वॉक करके, तो आप ट्रेवल करने फिर भी सोच लोगे। वहीं आपको बोल दिया जाए कि आप चलो द्वारका से सरोजनी नगर तक ट्रेवल करके आओ, तो आप नहीं जाओगे ना, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। वही कंडीशन होती है यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होती है, सन की रेस को ना बहुत ज्यादा ट्रेवल करना होता है, तो जिनके पास थोड़ी सी लेसर वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ है, वो क्या हो जाती हैं, वो स्कैटर्ड अवे हो जाती है, मतलब वो चली जाती हैं। वहीं पर कौन सी वाली लाइट यहाँ पर पहुंचेगी फिर, जिसकी क्या है, वे सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, जो सबसे कम स्कैटर्ड होती है, वो कौन सी थी? हमने ए पार्ट में देखा था, तो वो थी हमारी रेड। तो रेड लाइट तो पहुंच गई, बाकी सारी जो रेस थी वो क्या हुई, वो स्कैटर्ड अवे हो गई। तो यही यहाँ पर सीन होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पर हमें रेड लाइट दिख जाती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेवलिंग जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण शॉर्टर वेवलेंथ या लेसर वेवलेंथ जो है वो स्कैटर्ड अवे हो जाती है। एंड जो बाकी जो बची है हमारी रेड लाइट, जिसकी होती है लॉन्गर वेवलेंथ या हाईएस्ट वेवलेंथ, वो आखिर में पहुंच जाती है ऑब्जर्वर की आईज में। इसीलिए हमें जो सन है वो क्या दिखता है, वो हमको रेडिश दिखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कैरी करता है आपका 3 मार्क्स। इसमें क्या बोला गया है कि अ कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, पहले इतनी बात बोली, उतने हम कल, ये रहा आपका कैपेसिटर, ये रहा आपका रेजिस्टर, सीरीज में कनेक्ट कर दिया विथ एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, दैट इज 50 हर्ट्ज। तो ये जो है, ये जो V है दैट इज Vm साइन ओमेगा t, इसमें जो ये फ्रीक्वेंसी है ये आपको दी है 50 हर्ट्ज। ओके,
फिर बोला गया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वीसी अक्रॉस द सी एंड आर। तो वीसी आपको दिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, इसके अक्रॉस से वी आर हम मान लेते हैं। ये आपका क्योंकि कैपेसिटेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो आपके पास वीसी गिवन है 120 वोल्ट एंड वी आर आपके पास गिवन है 90 वोल्ट्स। And the current in the circuit is given to you, that is I is also given, that is 3 ampere. First you have to calculate the impedance. Then आपको calculate करना है value of the inductance which when connected in series with C and R will make the power factor of the circuit unity. ठीक, चलो तो पहले हम बात करते हैं इसके सिर्फ फर्स्ट पार्ट की। अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें, इंपीडेंस मतलब Z आपको निकालना है। नॉर्मली हम जानते हैं कि Z का जो फॉर्मूला होता है दैट इज R square. For this case, this is a RC circuit, R square plus XC square. That everyone knows, I think so. What is XC? XC is the capacitive reactance. XC is equal to 1 upon omega C और 1 upon 2 pi nu C और आप कह सकते हो 1 upon 100 pi C। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो यहाँ पे। लेकिन हमारे पास ना C की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या फॉर्मूला होता है Z का? दैट इज VRMS अपॉन IRMS। लेकिन मैं यहाँ पर अपना VRMS निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस वो गिवन है। तो VRMS का क्या फॉर्मूला होता है? इज इक्वल टू अंडर रूट VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, विच इज VC कितना है आपका 120 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 150 वोल्ट। तो VRMS आपका निकल आया। अब मुझे ये बताओ, ये तो आपको मिल गया, क्या आपके पास IRMS गिवन है? तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जब AC सोर्स होता है वहां पर जो करंट होता है दैट इज IRMS इज इक्वल टू I, बराबर है। ठीक है, चलो ये भी गिवन है, तो यहां से Z आपका निकल आएगा, VRMS है 150 और IRMS है आपका 3 विच इज 50। क्या आएगी? इसकी यूनिट क्या होती है आपकी? ओम होती है। तो Z की वैल्यू आ गई आपकी 50 ओम। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, मतलब आपने ये कैलकुलेट कर लिया विच इज 50 ओम। तो आप लिखोगे हैज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 50 ओम। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अब देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? बी पार्ट में L आपको निकालना है। कब निकालना है? जब आपको इसने कनेक्ट कर दिया आपने सीरीज में C एंड R के साथ में, जिसमें आपको बोला है कि पावर फैक्टर जो है उस पूरे सर्किट का वो यूनिटी रहे। ठीक है, अब अगर हमने सिर्फ VC की बात करें, हमें VC क्या होता है यहाँ पर IXC। ठीक है, IXC की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, कितनी? 1 अपॉन 100 पाई C निकाली हुई है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 पाई C। ये क्या है आपका? VC है। यहां से आपका C निकल आएगा दैट इज I अपॉन 100 पाई VC। ओके, अब यहां पर बोला है कि आपका जो पावर फैक्टर है वो आपको यूनिटी करना है। नाउ फॉर दैट केस if you want to make a power factor unity then XL should be equal to the XC। ओके, XL क्या होता है? ओमेगा L। ये क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा C। यहां से आपका L क्या आ रहा है? 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C। और क्या बोल सकते हो? C इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर L। और क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन 2 पाई न्यू का स्क्वायर और L। ठीक है, चलो मैंने ये भी लिख दी है, ये भी C के बराबर कर दिया मैंने, ये भी। तो इन दोनों इक्वेशंस को मान लेते हैं, दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। इक्वेट कर सकते हैं। ठीक, इक्वेट करते हैं तो ये होगा I अपॉन 100 पाई VC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई 50 मल्टीप्लाई का स्क्वायर L। और क्या कर सकते हो? I अपॉन 100 पाई VC इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 पाई का स्क्वायर L। ये 100 पाई से 100 पाई कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास? आपके पास बचेगा 1 अपॉन L इज इक्वल टू 100 पाई I अपॉन VC।
और क्या कर सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो L इज इक्वल टू VC अपॉन 100 पाई आई। VC की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कितनी है 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3.14, आई कितना दिया है आपको 3, ये हो गया कैंसिल, कितना 40, ये कट गया, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से L का आंसर, जब इसको सॉल्व करोगे ये निकल कर आएगा 0.127 हेनरी। तो आपको यही तो निकालना था, आपको क्या निकालना था, इंडक्टेंस ही तो निकालना था, आपने इंडक्टेंस निकाल लिया। आप बता दोगे हैज द इंडक्टेंस, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज 0.127 और यूनिट आपने लिख दी हेनरी। तो यहीं पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 पूरा सॉल्व। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के जो और क्वेश्चन आया था उसकी। इसमें बोला है कि एक फिगर है जो शो कर रहा है आपको सीरीज LCR सर्किट। तो क्या ये सीरीज में कनेक्टेड है, देखिए कनेक्टेड है। इसके साथ में एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी लगाई 230 वोल्ट सोर्स की। फिर ए पार्ट में आपसे पूछा है डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। बी में पूछा है कि आपको इंपीडेंस निकालना है, उसके साथ साथ एम्पलीट्यूड निकालना है करंट का एट रेजोनेंस। सी में पूछा है कि शो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सिर्फ ए पार्ट पे ध्यान दें तो आपको पूछा है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्यों मैंने बोला रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बोला है कि ये सोर्स फ्रीक्वेंसी तब आपको निकालनी है जब आपका सर्किट जो है वो रेजोनेंस में है। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√LC होता है। ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, L कितना है आपका 5 हेनरी। कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी है 80 माइक्रोफैराड, कन्वर्ट कर लो फैराड में, 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ फैराड। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1000/20, कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। तो आप लिखोगे हैज द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस इज 50 रेडियन पर सेकेंड। तो आपका बी पोर्शन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं बी पोर्शन की। बी में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, Z निकालना है। फिर आपको निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, दैट मींस पीक करंट निकालना होगा। ठीक है, Z कब निकालना है, जब रेजोनेंस पर है। तो Z बेसिकली होता क्या है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये कब होता है, जब आपके पास सीरीज LCR सर्किट होती है। यहाँ पर क्योंकि ये रेजोनेंस में है तो XL इज इक्वल टू XC, इसका मतलब ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये हो गया Z इज इक्वल टू R, और R हमारे पास पहले से ही है 40 ओम। तो इसका मतलब हमने इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया कि हमारे पास जो इंपीडेंस है वो 40 ओम आ चुका है। अब बात करें अगर सिर्फ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट को निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा, I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन Z। V0 क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास है ये RMS वोल्टेज, तो V0 क्या होता है √2V। ठीक है, ये कितना हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 230, तो इसको यहाँ पर रखूंगी √2V अपॉन Z विच इज √2 मल्टीप्लाई 230 अपॉन Z कितना आया मेरा 40, ये हो गया कैंसिल। यहाँ से इसकी आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा 8.13 एम्पियर। तो यहां से आप बोल दोगे कि हैज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज 40 ओम एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेंस इज 8.13 एम्पियर। तो आपका ये भी सॉल्व हो गया। कौन सा पोर्शन सॉल्व हो गया, बी पोर्शन भी सॉल्व हो गया। तो अब देखते हैं इसका सी पोर्शन। सी में क्या बोला है कि आपको शो करना है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है LC कॉम्बिनेशन का वो 0 होना चाहिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर, है ना, यही बोला है। ठीक है, अब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कब होती है, जब हमारा रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस कब होता है, जब हमारा XL इज इक्वल टू XC होता है। इतनी बात हो गई क्लियर। चलो अब हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है किसके अक्रॉस, LC सर्किट के अक्रॉस। तो VLC क्या हो जाएगा, वैसे क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप, अगर नॉर्मल हम ओम्स लॉ देखें तो V इक्वल टू YR। यहाँ पर क्या होगा I मल्टीप्लाई XL माइनस XC, है ना, यही होगा। अब क्योंकि यहाँ पर बात की गई है रेजोनेंस की, तो आपका XL इज इक्वल टू XC, जब ये इक्वल हो गया तो यहाँ पर VLC क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब
यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, आई कहाँ से थी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी? तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आई थी आपकी यहीं से। जब ये कंडीशन होती है तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, यही तो थी भाई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तब थी जब रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस वाली कंडीशन पर जब आप इस L और C के बीच में जब पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे, जहां पर XL इज इक्वल टू XC हो गया, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया इस सर्किट का? 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, 13 क्वेश्चन पूरा सॉल्व।